नमस्कार बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली कक्षा में हमने समास का अध्ययन किया था और मोटे तौर पर मैंने आपको सारे समासों के बारे में एक बार बता दिया था। लेकिन आज हम पुनः विस्तार पूर्वक समास का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा जो पहला समास है वह है अव्ययी भाव समास। देखिए, जब विभक्ति आदि अर्थों में वर्तमान पद का सुबंत के साथ में नित्य रूप से समास होता है तो वह अव्ययी भाव समास होता है। तो इसमें हमें यह जानना चाहिए। अब देखो, इसके लिए हमको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है ना। देखो, इस समास का पहला पद क्या होगा? अव्यय, और द्वितीय पद इसमें संज्ञा ही होनी चाहिए। पहला पद अव्यय होगा तो साथ में संज्ञा होगी, तभी वह अव्ययी भाव समास में काउंट होगा। ऐसे ही अव्यय शब्द की अर्थात पूर्व पद की इसमें प्रधानता होगी। पहला पद इसमें अव्यय होगा और उसी की इसमें प्रधानता होगी, है ना। समास के दोनों पद मिलकर के अव्यय हो जाते हैं। समास का पहला पद और दूसरा पद दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? अव्यय हो जाएंगे। अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। अव्ययी भाव समास जो है वो किस में होगा? नपुंसक लिंग के एक वचन में होगा। जैसे उदाहरण देखो, अधि उपसर्ग अर्थात उपसर्ग है। जैसे मान लो अपने यहाँ पे अव्यय हैं, ठीक है, इनको हम उपसर्ग भी कहते हैं, हिंदी में हम इनको उपसर्ग भी कहते हैं ना, ये देखो, है ना। और यहाँ पे हमारे इनको हम क्या बोलेंगे? अव्यय बोलेंगे। अब देखो, अधि है तो अधि का हमको अर्थ आना चाहिए। यदि हमको अधि का अर्थ आता है, आगे मैंने इनको अर्थ पूर्वक भी समझाया है। जैसे अधि का अर्थ होता है सप्तमी विभक्ति के अर्थ में होता है अधि हमेशा, है ना। इसको हमेशा ये ध्यान रखो। तो हमारे पास जैसे मान लो अधि हरि, यह एक क्या आ जाता है? समस्त पद आ जाता है, ठीक है। और आपको परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि आप इसका समास विग्रह करें। तो अब जो हरि है वह कौन सी विभक्ति में लिख देंगे? हम सप्तमी विभक्ति में लिख देंगे। हरि को क्या बना देंगे? सप्तमी विभक्ति क्या बन गया? हरो और इति, ठीक है। तो ये इसका समास विग्रह हो गया। ऐसे ही अगला जो हमारे पास में अव्यय है वह है उप। अब उप का अर्थ होता है समीप, ठीक है। अब उप का अर्थ क्या होता है? समीप। तो अभी हमारे पास मान लो ये शब्द आ गया, उपकृष्णम शब्द आ गया, ठीक है। अब उपकृष्णम का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? उप का अर्थ होता है समीप। अब समीप के अर्थ में समीप जहाँ भी होगा वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये हमने कारक में पढ़ेंगे। हम अभी जब कारक का अध्ययन करेंगे तब हम ये कारक में पढ़ेंगे कि उप के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। तो देखो, कृष्णस्य, ये देखो कृष्णस्य, कृष्णस्य, ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन आ गया रामस्य की जैसे, तो कृष्णस्य, और उप का अर्थ होता है समीप। अब जैसे मान लो हमारे पास में विग्रह किया हुआ शब्द आ जाता है कृष्णस्य समीपम, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि अव्ययी भाव समास है? सबसे पहले हम समीप को पकड़ेंगे। समीप का अर्थ क्या होता है? उप। समीप का अर्थ क्या होता है? उप, ठीक है। अब समीप का अर्थ उप होता है। उप किस में होता है? अव्यय में होता है। उप किस में होता है? अव्यय में होता है। तो हम इसको ऐसे पहचान जाएंगे। तो क्या पहचानेंगे हम इसको? फिर क्या बनाएंगे? कृष्णस्य समीपम, तो हमारे पास है तो हम क्या बना देंगे इसको? उप कृष्णम। तो दोनों का अर्थ एक ही है, कृष्ण के पास, दोनों का अर्थ एक ही होगा, कृष्ण के पास। ऐसे ही अनु है तो अनु का अर्थ क्या होगा? के अनुसार या योग्यता अर्थ में। इसको हम किस में लेते हैं? योग्यता के अर्थ में। अब देखो, जैसे अब रूपम अपने पास शब्द अब ये आ गया, मान लो अनुरूपम शब्द आ गया, इसका विग्रह कर देंगे हम रूपस्य योग्यम। इसका विग्रह क्या करेंगे? रूपस्य योग्यम, योग्यता के अर्थ में आ गया। अब जो योग्यम शब्द है, योग्यम का अर्थ क्या हो जाएगा? अनु हो जाएगा, तो अनुरूपम, तो ये क्या हो गया? योग्यता के अर्थ में हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो अपने पास में क्या है? प्रति शब्द है। प्रति का अर्थ क्या होता है? एक चीज को, अब जैसे प्रति का अर्थ होता है विप्सा होता है, वैसे तो प्रति का अर्थ क्या होता है? विप्सा होगा प्रति का अर्थ। लेकिन आप तो इसको याद करने के तौर पर इस तरह से याद कर लो कि प्रति जिसके भी साथ आता है उसके पीछे वाला जो शब्द होता है उसको हम 2 बार लिखेंगे। जैसे प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति महीना, प्रति छात्र, है ना, या प्रति महीने, है ना, प्रति ईयर। तो ये सब जो भी है ना आपके पास में आ गया, तो उसमें हम प्रति को कितनी बार लिख देंगे? 2 बार लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा? ये दिनम दिनम प्रति, ठीक है। अब ऐसे ही अगला हमारे पास में क्या है? निर। अगला क्या है? निर। अब निर का अर्थ क्या होता है? अभाव। निर का अर्थ क्या होता है? अभाव। अब देखो, निर्मक्षिकम, अब ये शब्द आ गया आपके पास। तो वैसे तो निर देख करके पहचान जाओगे कि कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। निर को देख करके हम आसानी से पहचान जाएंगे कि अव्ययी भाव समास है। लेकिन हमको क्या करना है? इसका जब विग्रह करेंगे तो हम क्या करेंगे? मक्षिकाणाम अभाव है, मक्खियों का अभाव। और अब विग्रह किया हुआ आ जाएगा तो कैसे पहचानेंगे हम? अभाव के योग में कौन क्या होता है? अभाव का अर्थ क्या होता है? निर। अभाव का अर्थ क्या होता है? निर। तो क्या बन जाएगा ये? निर्मक्षिकम। तो मक्षी का नाम अभाव है, मक्षी का नाम अभाव है। तो इस तरह से हमारा ये समस्त पद बन गया और समास विग्रह भी बन गया। अब ऐसे इसी तरह से हम आगे चलते हैं। यथा का अर्थ क्या होता है?
यथा, यथा किस में लेंगे? अब यथा हमारे पास में आ गया मान लो, तो क्या बनेगा? जैसे यथाशक्ति कोई शब्द आ गया आपके पास, यथा अनुरूप आ गया, यथाशक्ति आ गया, है ना। अब यथा का अर्थ वैसे तो संस्कृत भाषा में अनतिक्रम्य होता है। यथा का अर्थ क्या होता है? अनतिक्रम्य, मतलब के अनुसार, है ना। तो अब इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या बनाएंगे? शक्तिम अनतिक्रम्य। विग्रह करेंगे तो क्या बना देंगे इसको? शक्तिम अनतिक्रम्य। विग्रह करेंगे तो हम इसको बनाएंगे शक्तिम अनतिक्रम्य। और विग्रह किया हुआ शब्द यदि हमारे पास में आ जाता है, मान लो हमारे पास में विग्रह किया हुआ शब्द आ गया, तो हम इसको क्या कर देंगे? अनतिक्रम्य को देख करके हमको तुरंत पहचान जाना चाहिए कि यहाँ पर यह अनतिक्रम्य का अर्थ यथा होगा, अतः इसका जो समस्त पद बनेगा वह यथाशक्ति बनेगा। अब इसके जो अर्थ हैं, जो अपने विशेषकर जो अव्यय आते हैं अव्ययी भाव समास में, उनके अर्थों का भी मैंने विस्तार से यहाँ पर विश्लेषण किया है। देखिए जरा, इस प्रकार से ये अव्ययी भाव समास में अव्यय होते हैं तथा इनके हमको अर्थ भी आने चाहिए। जो भी है, जो जैसा भी है, हमको इनके अर्थ भी याद होने चाहिए। अगर यह अर्थ याद होंगे तो समास विग्रह करने में समस्या नहीं आएगी। जैसे उप का अर्थ होता है समीप। अब जैसे मान लो आपको जहाँ भी समीप दिख जाए वहाँ हम उप कर सकते हैं, और जहाँ उप दिख जाए वहाँ पर हम समीप को कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास में आता है अधि। अधि क्या होता है? सप्तमी विभक्ति के अर्थ में होता है अधि। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। जहाँ अधि दिख जाए तो वहाँ पर हमको सप्तमी विभक्ति करनी है, और जहाँ सप्तमी विभक्ति ऑलरेडी विग्रह में दिख जाए तो वहाँ हमको अधि करना है। इसी तरह से अनु आ गया, तो अनु का अर्थ होता है योग्यता के अर्थ में। अब योग्यता अगर दिख जाती है तो हमको अनु करना है, और अनु दिख जाता है तो हमको योग्यता करना है। ठीक इसी तरह से प्रति है, तो प्रति का अर्थ होता है विप्सा, अर्थात दो बार किसी चीज़ को, साथ वाली चीज़ को दो बार लिखना है। इसको रट लो एकदम। प्रतिदिन, प्रति छात्र, प्रति माह, प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति कार्य, इस तरह से, ठीक है ना। ऐसे ही निर है, तो निर का अर्थ होता है अभाव। जैसे निर्मक्षी का नाम हो गया, निर्छात्रा नाम हो गया, निर्जना नाम हो गया, है ना। और ये हमेशा बहुवचन में ही होगा, क्योंकि मक्खियाँ एक दो नहीं है, बहुत सारी हैं। अभाव होगा तो बहुत सारी चीज़ों का ही तो होगा अभाव, है ना। ऐसे ही यथा, यथा का अर्थ होता है अनतिक्रम्य, अर्थात के अनुसार। अनतिक्रम्य अर्थात के अनुसार। इनको मैं एक बार पुनः रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि ये इसमें केवल और केवल बस यही एक ऐसी चीज़ है जो कि दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यही है जो इम्पोर्टेंट है, इसके लिए इतना सही आपको याद रखना है। अव्ययी भाव समास को याद रखने के लिए केवल ये 6 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। उप का अर्थ होगा समीप, समीप का अर्थ होगा उप, ठीक है। जहाँ पर आपको समीप दिख जाएगा उसको उप बनाना है, और उप दिख जाएगा उसको समीप बनाना है। ऐसे ही अधि दिख गई, अधि मतलब अधि दिख गया तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है, और सप्तमी विभक्ति दिख गई तो अधि का प्रयोग करना है। ठीक, ऐसे ही अनु है तो योग्यता का प्रयोग करना है, और अब क्या आपके पास में प्रति है तो आपको विप्सा अर्थात एक चीज़ को दो बार करके लिखना है। इसी तरह से आपके पास में यदि निर है तो निर का अर्थ आपको अभाव करना है। आपके पास में निर है तो निर का अर्थ आपको अभाव में लेना है, और अभाव है तो आपको इसका अर्थ निर्मय लेना है। और इसी तरह से आपके पास में यथा है तो यथा को अनतिक्रम्य करना है। अब इसी तरह से हम आगे चलते हैं गृह कार्य पे। देखिए, है ना, मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा। अब गृह कार्य देखिए, अव्ययी भाव समास की अपन को परिभाषा लिखनी है, ठीक है। अब पूर्व पद की प्रधानता कौन से समास में होती है? हमने अध्ययन ही एक समास का किया है, तो वो ऑब्वियसली उसी से रिलेटेड प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी। उप का अर्थ क्या होता है, यह आपको लिखना है। अनु का अर्थ क्या होता है, यह आपको लिखना है। नपुंसकलिंग के एक वचन में कौन सा समास होता है, यह भी आपको लिखना है, ठीक है। अब आगे आपको यथाशक्ति का समास विग्रह भी आपको करना है। तो ये समास हमेशा नपुंसकलिंग के एक वचन में होता है, इसको आपको याद रखना है। अब आपको एक दौरान टेस्ट भी देना है। जिस तरह से आप हर बार जिस तरह से आपने दौरान टेस्ट दिया है उसी तरह से इस बार भी आपको एक दौरान टेस्ट देना है। अधोलिखित पदेषु समस्त पदानाम विग्रह अथवा विग्रह पदानाम समास कृत्वा समासस्य नामापि लिखित है। जैसे अधिहरि, आपको इसका समास विग्रह करना है। अधिहरि का आपको समास विग्रह करना है। कृष्णस्य समीपम, ये विग्रह किया हुआ शब्द है, अब आपको इसका समस्त पद बनाना है। ऐसे ही प्रतिदिनम आपको इसका समास विग्रह करना है। यथाशक्ति का आपको समास विग्रह करना है। मक्षी का नाम अभाव का आपको समस्त पद बनाना है, और अनुरूपम का आपको समास विग्रह करना है। सभी छात्र पूर्ववत जिस तरह से पूर्व में टेस्टों में आपने अपनी पूरी भागीदारी निभाई है, उसी प्रकार से सभी छात्र सभी प्रश्नों के उत्तर यूट्यूब के माध्यम से मुझे कमेंट के माध्यम
माध्यम से देंगे। छात्र अपना नाम, कक्षा और वर्ग भी लिखेंगे और हर बच्चे को टेस्ट में भाग लेना अनिवार्य है। सभी छात्र परीक्षा में भाग लें और सभी बच्चे सुरक्षित रहें, घर पर रहें, घर से बाहर न निकलें, है ना। और घर से बाहर नहीं निकलेंगे तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। अति आवश्यक कार्य हो तभी आप मुंह पर अपने मास्क लगा करके, सैनिटाइज़र साथ ले करके, है ना, और अपने हाथ वगैरह कवर करके अच्छे से प्रॉपर वे में तभी घर से बाहर जाएंगे, अन्यथा बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। घर पर रहेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।